स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे आइए हम लोग मुगल काल से संबंधित वन लाइनर हिस्ट्री क्वेश्चंस में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लेते हैं। और आज इस चैप्टर में हम लोग 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 2 पार्ट में होगा ये वीडियो, 20-20 क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो ही होगा। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब के सब यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या जितने भी स्टेट लेवल के पीएससी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये एसएससी, रेलवे और अदर जो भी वनडे एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए भी यूजफुल हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाइलिंगुअल है ये वीडियो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये इजी होगा। तो इसका इंग्लिश फॉर्म है, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी इन विच लैंग्वेज? आंसर हो जाएगा टर्की अर्थात तुर्की। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी यह आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी थी। उसने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। और हालांकि इसकी कभी कभी ये मूल भाषा पूछ लिया जाता है कि मूल भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई थी, कौन से तुर्क भाषा। तो ध्यान रखिएगा कि चगताई तुर्क था। उस आत्मकथा की जो भाषा थी वो चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी, यह आत्मकथा बाबर की। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? चगताई तुर्क भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं ने 2 चरणों में मुगल साम्राज्य पर शासन किया। दूसरे चरण में उसने कितने समय तक शासन किया? हुमायूं रूल्ड द मुगल एम्पायर इन 2 phases. हाउ लॉन्ग डिड ही रूल इन द सेकेंड फेज? तो सेकेंड फेज में उसने 6 महीने तक शासन किया था, 6 मंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य पर कितने वर्षों तक बाबर के वंशजों का अधिकार नहीं रहा? हाउ मेनी ईयर्स बाबर्स डिसेंडेंट्स डिडंट होल्ड द मुगल एम्पायर? आंसर हो जाएगा 15 वर्ष अर्थात 15 साल। ठीक है, 15 ईयर्स। नेक्स्ट है, 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध किसने लड़ा था? Who fought Khanwa's war against Rana Sanga in 1527 AD? तो 1527 AD में खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने। बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध खानवा की लड़ाई होती है। बाबर से रिलेटेड 4 युद्ध हैं, 4 युद्धों का वर्णन मिलता है बाबर से रिलेटेड, तो उसको याद रखने की जरूरत है। ये बार बार एक क्रम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, इसमें भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। तो उसका क्रम है पा खा चंग घा। ठीक है, पाखा चंघा का सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को देखते हैं ईस्वी सन में कैसे है। तो पा इट मीन्स पानीपत। पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, पानीपत में, हरियाणा में है पानीपत, तो वही पानीपत में होती है लड़ाई 1526 ईस्वी में। खा इट मीन्स खानवा, जो राणा सांगा के साथ होती है बाबर की लड़ाई, यह होती है 1527 ईस्वी में। और उसके बाद चंग इट मीन्स चंदेरी, तो यह जो होता है 1528 ईस्वी में। एकदम सीक्वेंस है 26, 27, 28। और उसके बाद घा इट मीन्स घाघरा, यह होता है 1529 ईस्वी में। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में है ये, तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 1529 ईस्वी, 1526, 1527, 1528 और 1529, पा खा चंग घा। ठीक है, ये 4 युद्ध है बाबर के, इस बाबर से रिलेटेड, पाखा चंघा। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है खानवा का, जिसमें कि राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? व्हाट वाज द एज ऑफ
Sorry, what was the age of Akbar at the time of coronation in कलानौर? तो आंसर है 14 वर्ष। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी 14 वर्ष, 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल का था अकबर जब उसे गद्दी मिली थी। इस समय तक तो हमारे टाइम में आजकल के बच्चे मैट्रिक भी नहीं करते हैं और उसे पूरे हिंदुस्तान का राज्य दे दिया गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर को बैरम खान के संरक्षकत्व से मुक्ति किस वर्ष मिली? इन विच ईयर डिड अकबर गेट फ्रीडम फ्रॉम बैरम खान्स गार्जियनशिप? आंसर हो जाएगा 1560 ईस्वी, 1560 एडी। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान के संरक्षकत्व से मुक्ति पाई थी, अर्थात उनके जो भी उनका दबाव था या फिर जो भी उनका उन पे संरक्षकत्व का जो था वो सब उतार फेंका था और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा था 1560 ईस्वी के बाद से। ठीक है, 1560 ईस्वी के समय। नेक्स्ट है 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? By 1570, almost all the Rajput states had accepted Akbar's subordination, but which single state didn't accept his subordination? आंसर हो जाएगा मेवाड़। एकमात्र ऐसा इकलौता राज्य था मेवाड़ जिसने बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मरते दम तक राणा प्रताप लड़ते रहे थे अकबर के खिलाफ, तो यही मेवाड़ के शासक उस समय राणा प्रताप थे। ठीक है, महाराणा प्रताप। तो इन्होंने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है 1581 ईस्वी में भारत पर आक्रमण के उद्देश्य से काबुल का कौन सा शासक लाहौर तक पहुंच गया था? Which ruler of Kabul reached Lahore for the purpose of invading India in 1581 AD? 1581 ईस्वी में भारत पर आक्रमण के उद्देश्य से काबुल का अर्थात अफगानिस्तान का कौन सा शासक लाहौर पहुंच गया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हकीम। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? Where did अकबर establish इबादत खाना? आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, और यहीं पर वह विभिन्न धर्म के लोगों को बुला करके उनसे वाद विवाद या फिर विचार विमर्श, धर्म संबंधी विचारों पर, बातों पर, मतों पर करवाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शेख मुबारक द्वारा प्रारूपित महजरनामा, शेख मुबारक द्वारा प्रारूपित महजरनामा की घोषणा अकबर ने कब की थी? ठीक है, When was Akbar announced by Sheikh Mubarak's the महजरनामा? महजरनामा किसके द्वारा प्रारूपित किया गया था? ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से बनता है। तो यह प्रारूपित या फ्रेमिंग किया गया था महजरनामा का शेख मुबारक के द्वारा, और इसी शेख मुबारक के द्वारा प्रारूपित महजरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 एडी यानी कि 1579 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है दीन ए इलाही अथवा तौहीद इलाही का प्रवर्तन अकबर ने किस वर्ष किया? तौहीद इलाही का प्रवर्तन अकबर ने किस वर्ष किया? इन विच ईयर डिड अकबर इंट्रोड्यूस दीन ए इलाही और तौहीद इलाही? आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी, 1582 एडी। नेक्स्ट है 1601 ईस्वी में किस दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया? Which South Indian state was merged into the Mughal Empire in 1601 AD? आंसर हो जाएगा खानदेश। खानदेश का 1601 ईस्वी में
मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है 1582 ईस्वी में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के लिए अकबर द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसे क्या कहा जाता है? In 1582 AD, the instructions issued by Akbar to the officers who collected revenue, what is it called? आंसर हो जाएगा दस्तूर अल अमाल। क्या होगा? दस्तूर अल अमाल। जो राजस्व कर्मचारी थे उनके लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे। उन इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिव रूप से मतलब सम्मिलित रूप से उस निर्देशों को कहा गया था दस्तूर अल अमाल। ठीक है, दस्तूर अल अमाल। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में दक्षिण विजय के पूर्व मुगल काल में कितने सूबे थे? जब अकबर ने दक्षिण विजय नहीं किया था अर्थात दक्षिण विजय से पहले मुगल काल में कितने सूबे थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर हाउ मेनी स्टेट्स वेयर देयर इन द मुगल पीरियड बिफोर द साउथ कॉन्क्वेस्ट? आंसर हो जाएगा 12 अर्थात 12 सूबे थे। सूबा इट मीन्स प्रांत या स्टेट कह सकते हैं, वर्तमान समय का स्टेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट मतलब कि उस समय कितने सूबे थे? तो 12 सूबे यानी कि 12 प्रांत या 12 स्टेट्स थे। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या 1622 ईस्वी में किसने कर दी? Who killed Khusro, son of Jahangir in 1622 AD? आंसर हो जाएगा खुर्रम। ध्यान देने वाली बात है कि शाहजहां का एक नाम खुर्रम भी था, तो उत्तराधिकार की लड़ाई में शाहजहां ने खुसरो की हत्या कर दी थी। जहांगीर का ही पुत्र खुसरो भी था और खुर्रम भी था, तो खुसरो की हत्या खुर्रम ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद पादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? नूरजहां by her influence himself took the title of Padshah Begum and conferred the title of Itmaduddaulah on his father. What was her father's name? तो नूरजहां के फादर का नाम था मिर्जा ग्यास बेग। यहाँ पे यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इत्मादुद्दौला की उपाधि नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग को दिलवाई थी और नूरजहां ने खुद बादशाह बेगम की उपाधि धारण की थी। चूंकि मुगल बादशाह जहांगीर पर नूरजहां का बहुत ही अधिक प्रभाव था, इसलिए वह जो चाहे जहांगीर से करवा लेती थी, तो इसी वजह से उसने बादशाह बेगम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? Captain Hawkins and Sir Thomas Roe have detailed discussions regarding which Mughal ruler? आंसर हो जाएगा जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। इस बात की जानकारी हमें इन दोनों के विस्तृत विवरण से ही प्राप्त होती है और यह भी जानकारी मिलती है कि इनके दरबार में ये दोनों कुछ समय तक रुके भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? चूंकि नूरजहां बादशाह बेगम थी तो उसने मुगल सम्राट भी घोषित कर दिया था। आफ्टर जहांगीर्स डेथ whom did नूरजहां प्रोक्लेम टू बी द मुगल एम्परर? आंसर हो जाएगा शहरयार। शहरयार को नूरजहां ने नेक्स्ट मुगल एम्परर घोषित किया था। नेक्स्ट है शाहजहां किस वर्ष मुगल साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ? In which year शाहजहां was appointed the ruler of the Mughal Empire? आंसर हो जाएगा 1628 ईस्वी,
1628 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है? The reign of which ruler is considered the golden age of the Mughal Empire? आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कला के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए थे, इसीलिए मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। शासन से लेकर के कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए थे और उल्लेखनीय कार्य किए गए थे। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। धन्यवाद।